हेलो एवरीवन, आई एम रजनी सिन्हा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अपने बारे में पढ़ना है, सो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो याद करो, जैसे हमने देखा था कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या था, एक ट्रैक था ना, जिसके थ्रू क्या हो रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा था, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मौजूद है, किसमें? ह्यूमन में। ठीक है, इनका भी एक क्या है, ट्रैक है। ठीक है, अब इस ट्रैक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है वो पढ़ेंगे, सारे पार्ट्स का क्या क्या काम है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही कैसे ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और फिर CO2 को एक्सेल कर रहा है। हम लोग सारे प्रोसेस को देखेंगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक फिगर बना हुआ है। शुरुआत करते हैं हम लोग नाक से, है ना। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट है वो कौन है? हमारा नाक है ना। हमारा नोज़ है, जहाँ से हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि नाक का ये जो बीच वाला भाग है ना, ये वाला बीच वाला भाग क्या कर रहा है? दो नॉस्ट्रिल, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये है हमारे नॉस्ट्रिल। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल क्या है? एक पैलेट से, बीच के पैलेट से क्या हो रहा है, दो नॉस्ट्रिल डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है वो कहलाता है नॉस्ट्रिल, जहाँ से हवा क्या कर रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, अब जब हम लोग सांस लेते हैं तो आप लोग सबको पता है कि हमारे जो नॉस्ट्रिल है वहाँ से सांस घुसा तो एक कैविटी में चला जाता है। यहाँ पर देख रहे हो, ये कैविटी इतनी प्लेन होती नहीं है जितनी दिख रही है। ठीक है, तो ये कैविटी जो होता है, नाक के अंदर का जो हमारा कैविटी होता है, जैसे कि हम लोग के माउथ के अंदर का कैविटी था बक्कल कैविटी, वैसे ही नाक के अंदर का कैविटी को हम लोग कहते हैं नेज़ल कैविटी। क्या नाम से जानते हैं हम लोग? नेज़ल कैविटी। और इसमें बहुत सारे हेयर्स मौजूद होते हैं ना। हेयर्स मौजूद क्यों होते हैं? और प्लस म्यूकस ग्लैंड मौजूद होता है, जिससे लगातार क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है, जो एक चिपचिपा सा सब्सटेंस है। अब ये हेयर्स और म्यूकस का काम क्या है? तो काम ये है कि ये जो एयर हम लोग ले रहे हैं, रिस्पायर कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, टिनी टिनी छोटे छोटे, जो हमें दिखते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो उन पार्टिकल्स को हम लोग अपने अंदर नहीं ले सकते। अगर हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल क्लीन एयर को इनहेल कर सके, इसलिए क्या होता है, हमारे नाक में ही हेयर्स मौजूद होते हैं और म्यूकस मौजूद होता है, जो क्या करता है, उस डस्ट को नाक में ही रोक लेता और सिर्फ क्लीन एयर कहाँ गया? हमारे अंदर की ओर गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो नोज़ का जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, याद करो 9th में अपने पढ़ा है, सिलेटेड एपिथेलियल होता है, जिसमें हेयर्स पाए जाते हैं ना, याद है? ठीक है, तो नॉस्ट्रिल से हम लोग का एयर अंदर घुसा, गया कहाँ? नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी में हेयर्स एंड म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस रिलीज हो रहा है, जो डस्ट पार्टिकल को वहीं पर रोके रह रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये जो नेज़ल कैविटी की दीवार होती है, ऐसे आप लोग छुओ तो कभी कभी किसी की अप डाउन वाली रास्ता लगता है कि अप डाउन से गया है, मतलब बिल्कुल स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा अप डाउन है। ठीक है, अंदर में ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम लोग कभी क्या कर रहे हैं, हॉट एयर को सांस में ले रहे हैं, कभी कभी होती है ना, हवा गर्म हो जाती है और हम लोग सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये गर्म हवा डायरेक्टली हमारे लंग्स तक पहुंच जाए तो इसको डैमेज कर सकती है। ठीक है, गर्म से क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है। तो हमारा जो सिस्टम कितना अच्छा बना हुआ है ना, कि जब हवा, गर्म हवा भी इधर से गुजरी तो इतनी टक्कर खाते हुए गुजरेगी कि यहाँ पहुँचते पहुँचते वो ठंडी हो जाए। इतनी ठंडी तो हो जाती है कि लंग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है,
थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि हमारा जो नाक का बोन होता है ना, आप लोग देखो कि उस बोन को आप लोग आराम से हिला डुला पा रहे हो, इधर उधर मोड़ ले रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है एक सॉफ्ट बोन, और सॉफ्ट बोन कौन से टिश्यू का बना होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को कहते हैं हम लोगों, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है। कौन सा टिश्यू है ये? कनेक्टिव टिश्यू। अब आए हवा यहाँ से गुजरते हुए, एयर नोस्ट्रिल से गुजरते हुए, नेशनल कैविटी से गुजरते हुए कहाँ पहुँच रहा है? यहाँ पर देखो, ये क्या है? फेरिंग्स है, फेरिंग्स। और यहाँ पर देखो, हम लोग खाते हैं, खाना माउथ से होते हुए फेरिंग्स से होकर गुजरता है, ठीक है। अब एक चीज़ और हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब हम लोग खाना खाते हैं उस वक्त भी हम लोग सांस ले सकते हैं ना। यहाँ पर जाके आगे जाकर क्या हो रहा है, दोनों का जो रास्ता है वो मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग दोनों काम साथ में कर सकते, खाते खाते सांस ले सकते, सांस लेते लेते खा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो बीच में मौजूद है क्या? पैलेट। अब ये पैलेट क्या था? याद करो, बक्कल कैविटी में मैंने बताया था कि हमारे मुंह के का जो ये वाला पार्ट है ऊपर, हार्ड पैलेट है। ये हार्ड पैलेट क्या कर रहा है? हमारे नेजल कैविटी से बक्कल कैविटी को अलग कर रहा है, जिसके कारण हम लोग खाना भी खा सकते हैं और सांस भी साथ साथ ले सकते हैं, ठीक है। इसका भी बड़ा रोल है। आगे जब हम लोग फेरिंग्स में पहुंचते हैं तो भाई नाक, सांस भी चला गया, इधर खाना भी जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है क्या? अभी देखो यहाँ फेरिंग्स का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। और इसका ऊपर एक ढक्कन जैसा होता है, इसको हम लोग एपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हमारा खाना पास होते रहता है, ठीक है, तो ये बंद हो जाएगा, एयर को और खाने को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये देखो, ये चला गया हमारा फूड पाइप, जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या? ऑइसोफेगस, फूड पाइप। और ये जो आगे जाएगा ये चला जाएगा वाइंड पाइप में, ट्रैकिया आगे वाइंड पाइप। मतलब एक रास्ता चला गया कहाँ? वो पीछे से हम लोग का क्या जा रहा है? पीछे वाले रास्ते से जा रहा है खाना, फूड पाइप, और आगे वाले रास्ते से क्या जा रहा है? हवा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो फेरिंग्स है ये दोनों को मिक्स नहीं होने देता है, ठीक है। अगर ये ढक्कन खुला रह जाए तो कभी कभी हम लोग सरक जाते, सरकना कहते हैं ना, कि नाक में आ जाता है खाना कभी कभी हमारे, ठीक है। तो हम लोगों को फक बक करते हुए इसलिए नहीं खाना चाहिए, बोलते बोलते इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि खाना क्या होगा? नाक में आ सकता है अगर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी फेरिंग्स में तो, ठीक है। इसलिए हम लोग को धीरे धीरे आराम से खाना चाहिए और खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अब देखो, फेरिंग्स से गुजरता हुआ जो एयर है वो कहाँ पहुँच रहा है? लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है मैडम? ये है वॉइस बॉक्स, जहाँ से हमारी आवाज़ निकल रही है ना, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है उस जगह को कहते हैं वॉइस बॉक्स। अब यहाँ और आगे बढ़ो तो आपको दिख रहा है क्या? ट्रैकिया। ट्रैकिया भी एक स्पाइरल रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर लिए हुए रहता है, ठीक है। और ये भी किसका बना होता है? ये भी कार्टिलेज का बना होता है। यहाँ भी बिल्कुल सॉफ्ट बोन होते हैं, ठीक है। तो ये आराम से ये ट्रैकिया आगे की ओर गुजरता है और दो भागों में बढ़ जाते हैं। वी हैव 2 लंग्स, है ना, वी हैव 2 लंग्स। तो ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स which is called bronchus, bronchus, ठीक है। and this bronchus is further subdivided into many parts, this is called bronchioles, okay, and each bronchioles opens into the sac like structure which is called alveoli, and जो रोल है सबसे इम्पॉर्टेंट वो किसका है? एल्वियोली का है। बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, सारे ब्रांच में बढ़ता हुआ हवा पहुंच गया फाइनली कहाँ? एल्वियोली में पहुंच गया।
ये सैक सिकुड़ा हुआ होता है, अगर फैलाओ तो लंबा सा फैल जाएगा। इसी का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। कितना पूरे लंग्स में मैंने बताया था? 80 स्क्वायर मीटर, है ना। एक टेनिस कोर्ट के साइज का सिकुड़ा हुआ होता है, और जब हवा भरती है इसमें फैलता है, अपने सरफेस एरिया को फैलाता है, और यहीं पर पाया जाता है क्या? पूरे ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है ना। रिच ब्लड सप्लाई यहाँ होती है, पूरे जाल फैले हुए रहते हैं ब्लड के, और यहीं से क्या होता है? ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है मैं बता रही हूँ। यहाँ तक हम लोग ऑक्सीजन को पहुँचा दिए। साथ में थोड़ा इस फिगर को देख लेते हैं। ये देखो, हमारा जो लंग्स होता है ना, वो बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है। एकदम पतला सा मेम्ब्रेन से कवर होता है बाहर से। बाहर का स्ट्रक्चर भी तो देना है ना हमें। तो उस थिन मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरा, ठीक है। ये वाली जो कैविटी आप लोग को दिख रही है, इसको हम लोग जानते हैं चेस्ट कैविटी के नाम से। किस कैविटी के नाम से जानते हैं? चेस्ट कैविटी के नाम से। और जस्ट इसके नीचे मौजूद है डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या कर रहा है? हमारे लंग्स को एक प्रॉपरली जगह दिए हुए है, संभाले हुए है, ठीक है। अब आप लोग देखो कि जब आप लोग सांस लेते हो, इनहेल कर रहे हैं हम लोग, क्या करते हैं? ये क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है, खुल रहा है हमारा चेस्ट कैविटी, बाहर की ओर आ रहा है, अप जा रहा है। जब हमारी चेस्ट कैविटी जब हम लोग सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, हमारी चेस्ट कैविटी कहाँ जाएगी? अपवर्ड। और जब हम लोग अपने में महसूस करके देखो, जब हम लोग सांस ले रहे हैं, चेस्ट कैविटी अपवर्ड एंड डायफ्राम गोज डाउन, ठीक है। क्या हो रहा है? डायफ्राम कहाँ जाता है? नीचे चला जाता है। और जब हम लोग एक्सेल कर रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग सांस को छोड़ रहे हैं, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। रिलैक्सेशन होता है तो कहाँ से जा रहा है? चेस्ट कैविटी जा रही है डाउनवर्ड, एंड डायफ्राम वापस अपने स्पेस पे आ जाएगा अपवर्ड। दोनों अलग, ठीक है। वंस अगेन, चेस्ट जब भी जैसे व्हेन वी आर इनहेल, chest cavity goes upward and the diaphragm goes downward, okay, and when we exhale, the chest cavity go downward and diaphragm goes upward, okay, clear? Okay, so यहाँ तक तो बात हो गई है। हम लोग सांस ले लिए, ऑक्सीजन को पहुँचा दिए हैं, कहाँ पहुँचा दिए हैं हम लोग ऑक्सीजन को? शैक्स में, एल्वियोली में। अब क्या होगा? ठीक है, डिफ्यूजन होगा, गैसेस का डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होगा। तो मान लो कि ये लंग्स है, मान लो कि ये लंग्स है। लंग्स का कौन सा पार्ट है? एल्वियोली, एल्वियोली, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका ऑक्सीजन, इसको कहाँ डिफ्यूज होना है? ब्लड वेसल्स में। ये क्या हो गया हमारा? ब्लड वेसल्स है, इसमें इसको डिफ्यूज होना है। और जाना कहाँ है भाई? जाना है सेल के तक, जाना है, सारे सेल तक जाना है, ठीक है। अब हम लोग कैसे जाते हैं? देखो, इस ऑक्सीजन को तो डिफ्यूज हो जाएगा भाई, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। किस में आ गया? ब्लड वेसल्स में आ गया। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में आ तो गया डिफ्यूजन के द्वारा, है ना। लेकिन हमारा बॉडी या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अगर हम लोग डिफ्यूज़न पे ही टोटली डिपेंडेंट हो जाए रेस्पिरेशन के लिए, तो ये ऑक्सीजन हमारे पैर के टो तक पहुँचते पहुँचते 3 साल लग जाएंगे, ठीक है। सो डिफ्यूज़न इज नॉट सफिशिएंट इन द हायर ऑर्गेनिज्म फॉर द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रोसेस के में जो डिफ्यूज़न है वो सफिशिएंट नहीं है, कुछ और भी काम करना चाहिए। तो यहाँ काम कौन करेगा? ब्लड करेगा, पूरे पार्ट्स में पहुँचाने का। और ब्लड में मौजूद कौन? हमारा रंग लाल है खून का, किसके कारण? हमारे ब्लड वेसल्स में क्या मौजूद है? आरबीसी, आरबीसी मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन,
हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ही हमारे खून का रंग लाल होता है, मालूम है ना आप लोगों को। मीन्स हमारे आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो हमारे आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है ये क्या करेगा, कैरियर की तरह काम करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा और बनाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसका नाम है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है, हेमोग्लोबिन है। ये कैरियर की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा अपने अंदर, कंबाइंड करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लिया। अब उसको पूरा ट्रैवल कराएगा ब्लड वेसल्स में और जाकर कहाँ छोड़ देगा, सेल में जाकर छोड़ देगा। जब ये ट्रैवल कर रहा है तब वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, ठीक है। जब इसको सेल में जाना है तो हेमोग्लोबिन यहीं रह गया और डिसोसिएट होके ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गया, सेल में पहुँच जाएगा। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक चीज और मैं जिक्र कर देती हूँ। हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आयरन से बना होता है, ठीक है। और अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो वो कौन से डिजीज हो जाता है, अनीमिया, है ना। मीन्स कि अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी है तो ऑक्सीजन की कमी है, भाई आयरन नहीं है तो हेमोग्लोबिन कैसे बनेगा, हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा। और जब हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन को सेल तक कौन पहुंचाएगा। तो ऑक्सीजन जब सेल तक पहुंचेगा ही नहीं तो एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो वैसे लोग क्या करते हैं, बहुत थके हारे से महसूस करते हैं, हमेशा थके हुए रहते हैं क्योंकि एनर्जी फॉर्मेशन ही का रेट ही बहुत लो है ना। सो डिफिशियंसी ऑफ आयरन काउज द डिजीज अनीमिया। मीन्स क्या हो रहा है, बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जा रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पहुंच गया सेल तक, क्लियर है यहाँ तक। ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, सेल तक पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या होगा, याद करो, ग्लूकोज रेडी है फूड के फॉर्म में। कल मैंने बताया था आप लोगों को, लास्ट क्लास में बताया था कि जो ग्लूकोज होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है भाई, और साइटोप्लाज्म में ही पायरूवेट में चेंज हो जाता है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, पायरूवेट जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी के फॉर्म में एनर्जी फॉर्म करेगा। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के कौन से पार्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब हो रहा है, ठीक है। एनर्जी फॉर्मेशन हो गई, वाटर का यूज़ कर लेगा सेल अपने और बाकी के काम में। अब ये CO2 क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको जाना है फिर से बाहर, तो ये क्या होगा, फिर से सेल से निकलेगा और CO2 पहुंच जाएगा कहाँ, ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएगा। लेकिन इस बार हेमोग्लोबिन CO2 को कंबाइंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि CO2 आराम से क्या होता है, ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होते होते घूमते फिरते कहाँ पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया। अब एल्वियोली अपने सरफेस एरिया को बड़ा किया और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही ऑब्जॉर्प्शन हुई कार्बन डाइऑक्साइड की, ये वापस इसी रास्ते से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, इधर से ट्रैकिया से होता हुआ, फेरिंग से होता हुआ, नाक के द्वारा एक्सेल हो गया, बाहर निकल गया। सो बस ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी और मैंने सब कुछ बताया है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे करके पूछिए एंड आई डेफिनेटली आंसर यू। एंड मज़ा आएगा पढ़ने में फिर, है ना। सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। सो थैंक यू सो मच।